नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। अगले आधे घंटे में राज की बात में बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। आज सबसे पहले बात होगी शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले में हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। बात होगी हरियाणा की राजनीति में चल रहे वार पलटवार की। भूपेंद्र हुड्डा के ट्वीट के बाद पहले मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और उसके बाद बीजेपी के जुबानी वॉर शुरू होती नजर आई। हम आपको बताएंगे कि जेजेपी के 2 विधायक और किरण चौधरी पर कार्रवाई की मांग पर आखिरकार चल क्या रहा है और यह पूरा मामला कहां खड़ा है। राज की बात में बात होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे खेल की। विधायकों के आंकड़ों का जादू किसके पास ज्यादा है और उसका असर राज्यसभा चुनाव पर किस तरीके से पड़ने वाला है। हम आपको दिखाएंगे कि रोहतक में हुई पासिंग आउट परेड क्यों खास रही और पुलिस कर्मियों को सरकार की ओर से क्या पावर दी गई। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इस मामले पर हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। अब इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने दरअसल अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। पूरी रिपोर्ट इस खबर में। पिछले काफी दिनों से बंद शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है और इस संबंध में पंजाब हरियाणा सरकार से सुझाव भी मांगा गया है। इस पूरे मामले पर शंभू बॉर्डर खोलने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता वकील वासु रंजन शांडिल्य से सूर्य समाचार संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा। मेरी याचिका थी अंबाला के जो गांव आसपास लगते हैं शंभू के, उन लोगों के लिए। मेरी याचिका थी दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक जो ट्रेड करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, हमारे इकोनॉमी को मजबूत करते हैं जो व्यापारी, उनके लिए थी। तमाम लोगों को बड़ा भारी नुकसान होता है, स्टेट को नुकसान हो रहा है। हरियाणा पंजाब की बसें डाइवर्ट होकर 2-2 घंटे से जा रही हैं, तो हरियाणा पंजाब को कितना डीजल पेट्रोल लग रहा है। ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी उसमें PL में लिखी थी और उसमें मैंने किसान संगठनों को भी पार्टी बनाया था ताकि वो आगे हाईकोर्ट को बता सकें कि हमें क्या प्रॉब्लम है। अब हाईकोर्ट अब आई है ना आगे इसमें डिस्प्यूट का हल करने के लिए, तो आगे इसको आगे आना चाहिए था किसानों को भी, पर किसान अब तक किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। वह PAs के माध्यम से अपना पक्ष रखते थे, पर अब जब ये कमेटी बनेगी तो इसमें तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं वो बैठेंगे, सीनियर एडवोकेट, थिंक टैंक लोग बैठेंगे जिन्हें ज्ञान है किसान संगठनों की बातों का। तो मुझे आशा है कि जनहित में, व्यापारियों के हक में और जो रेडी फड़ी वाले अम्बाले के त्राही माम अम्बाला का जो भुखमरी की कगार पर आ गया था अम्बाला, उन तमाम लोगों के पक्ष में एक फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अगले शंभू बॉर्डर खोलने के ऑर्डर करेगी। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर कोई अपनी बात कहना चाहे वो गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन होगा, पर हम जो हमारा कहना है वो ये है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और अगर कुछ लोग इस प्रकार की बात कहना चाहते हैं तो वो निश्चित तौर से बात कहें। आंदोलन करने वाले लोग भी अगर बात करना चाहते हैं तो स्वागत है उनकी बात का, लेकिन अगर इस प्रकार की जिद है कि हम ट्रैक्टर ट्रैली के साथ जाकर बात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ वो सही नहीं है, क्योंकि अवस्था पैदा करें। शंभू बॉर्डर पर धरने को लेकर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने भी कहा कि किसानों का जिस तरह से PM मोदी ने बीते 10 सालों में ध्यान रखा, उतना किसी सरकार ने नहीं रखा। MSP के रेट बढ़ाए जाते हैं, खेती से संबंधित उपक्रमों में रियायत दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री किसान हित के बारे में सोचते हैं। देखो, किसानों की जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 10 साल के अंदर जितना ध्यान रखा गया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं रखा गया। समय समय पर MSP के रेट बढ़ाए जाते हैं, किसान सम्मान निधि के रूप में उनकी मदद की जाती है, जो किसान से संबंधित, खेती से संबंधित जो औजार उनमें रियायत दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है और किसान का
जो फसल बीमा के तहत जितना मुआवजा बनता है वो मुआवजा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। देश के प्रधानमंत्री किसान के बारे में एकदम सोचते हैं और मेरे को नहीं लगता कि किसानों का हित इस सरकार में। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की तमाम मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हो जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क करके मांगों का व्यवहारिक समाधान ढूंढ सके। समिति के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य कुछ नाम सुझा सकते हैं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह कि इस मामले में एक सप्ताह के बाद भी मामले की सुनवाई करने की बात कही गई है। अब बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा में एक बार फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ट्वीट पर खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार किया है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जवाब देने के लिए बीजेपी के नेताओं ने भी जुबानी वॉर शुरू कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने और बाकी हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत में विधानसभा का चुनावी रंग चढ़ना शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप के साथ ही बयानों के तीर भी जमकर चल रहे हैं। खासकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर शब्दबाण छोड़ने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे। दरअसल एक तरफ जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जमीन पर दिन रात एक करके जनसंपर्क और जनसंवाद स्थापित कर रही है और डबल इंजन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के साथ जनता के बीच जा रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता हुड्डा ने कहा कि बीजेपी का मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा नारा असल में मारा हरियाणा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा है। वहीं इसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार करते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा कि भूपेंद्र हुड्डा जी, आज का मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है, फुल स्टॉप लगा है। कांग्रेस द्वारा पोषित गुंडागर्दी और दबंगई पर, दलितों पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार पर, सरकारी नौकरियों की नीलामी पर, मासूम किसानों की जमीन कब्जे पर, कांग्रेस के दहशत के दौर पर फुल स्टॉप लगा है तो सिर्फ आपकी राजनीति पर। भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर प्रदेश के अन्य मंत्री भी लगातार हमलावर दिखे। कृषि मंत्री कंवरपाल ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच चल रहे ट्विटर वॉर पर कहा कि बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहूंगा कि आज नॉन स्टॉप हरियाणा है। ये बार बार कहना कि हिसाब दो, हम तो हिसाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। कांग्रेस हिसाब लेने आए तो सही, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस मंच पर आए और अपने समय की 5 उपलब्धियां गिना दे, हम भी गिनाने के लिए तैयार हैं। वहीं नॉन स्टॉप हरियाणा मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, विपक्ष विरोध ही करता है। आज सड़कों की दशा और दिशा बदली हुई है। देखो, विपक्ष का कहना सरकार से कितना ही अच्छे काम कर ले, विरोध करना ही होता है। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड पे आप जब देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रोड सड़कों की हालत देख सकते हो, बिजली का जो 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, जो हमारे पानी का जो जल जीवन मिशन के तहत सभी घर घर नल से जल देने का काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण में जो हमारे 50% महिलाओं को सरपंची में रिजर्वेशन देने का काम हो, पढ़ी लिखी पंचायतों का, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक काम इस सरकार ने किए हैं। निश्चित तौर से नॉन स्टॉप हरियाणा है। जिस प्रकार से स्पीड है, अब कहीं से भी आप स्पीड लगाओ। मैं अपने ज़िले की बात करूं कि भाई एक मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा, 200 बेड का हॉस्पिटल बन गया, 5 ऐसे हॉस्पिटल बन गए जो 6 बेड के थे वो 30 बेड के गए। जहाँ पहले एक कॉलेज था वहाँ 5 कॉलेज और खुल गए। जहाँ सारे जगह ITI खुल गई, इतनी ITI, इससे ज़्यादा ITI खुल गई। तो ये सारी व्यवस्थाएं, जो चाहे पुल बनाने की बात है, चाहे सड़क बनाने की बात है, जहाँ कभी सोचा भी था एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, आज वो कैल से लेके और ताजेवाड़े तक एक्सप्रेस हाईवे 1200 करोड़ रुपए से बनने लग रहा। और जिस एक्सप्रेस हाईवे की बात इन्होंने पता नहीं कितनी बार इन्होंने कही, लेकिन इनके टाइम में पूरी नहीं। वो हमारे टाइम में चाहे यमुनानगर से पंचकुला, बल्कि आप ये कहोगे पंचकुला से हरिद्वार, वो बन के तैयार है। तो हर जगह नॉन स्टॉप है, कहानी है, सब जगह नॉन स्टॉप है। तो उस स्पीड से काम कर रहे। और ये बार बार कहते हैं कि हिसाब दो, हम तो हिसाब देने के लिए तैयार। हम तो रोजाना सुबह बैठ के इंतजार करते हैं कि कहीं कांग्रेस हिसाब लेने आए तो सही ना। पर लेकिन वो अपने बयानबाजी करते जा रहे, उन पे कहने के लिए कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि एक मंच पे इकट्ठे आओ तो वो 5 अपने काम बताएं, 25 हमारे से ले। प्रदेश बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा।
और कहा कि ये नकारात्मक विचार की पराकाष्ठा है। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति ये शब्द सोच भी कैसे सकता है कि हरियाणा का फुल स्टॉप लग गया। अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या तुम हरियाणा की बर्बादी देखते हो? हर समय तुम हरियाणा को खत्म करना चाहते हो। ये तो जो बिल्कुल नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, उनके दिमाग की उपज है। नकारात्मक विचारधारा की पराकाष्ठा है। कोई भी हरियाणा का व्यक्ति ये शब्द सोच भी कैसे सकता है कि हरियाणा का फुल स्टॉप लग गया। तुम हरियाणा की बर्बादी देखते हो सारा दिन, तुम हरियाणा को खत्म करना चाहते हो सारा दिन। एक भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि हरियाणा का फुल स्टॉप लग गया। ये तो जो बिल्कुल नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, ये उनके मन की ही उपज है। बहरहाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है, जो आने वाले दिनों में और भी तीखी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की सियासत का रंग जनता पर कैसे और किसका चढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि हरियाणा के विकास को लेकर हो रही राजनीति पर अभी और सियासी गर्माहट देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे विधायकों के ऊपर दी गई शिकायतों की। कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी और जेजेपी की ओर से 2 विधायकों पर कार्रवाई की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की गई थी, जिस पर अब विधानसभा अध्यक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है। विधानसभा की ओर से दल बदल कानून के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है, पूरा मामला विस्तार से जानने के लिए जरूर देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में इस समय एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में आ रहा है, तो कोई नेता कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस में आ रहा है, जिसके बाद अब ऐसे विधायकों पर राजनीतिक दल विधानसभा की ओर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष को 2 बार पत्र लिख चुकी है। अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किरण चौधरी पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसकी जानकारी खुद विधानसभा अध्यक्ष ने सूर्या समाचार को दी। श्रीमती किरण चौधरी के मामले में जो आपने कहा, 2 बार कांग्रेस की ओर से, एक बार पहली बार नोटिस दिया गया जो कि नियमों के अनुसार नहीं था, फिर दूसरी बार पिटीशन डाली गई और वो भी नियमों के मुताबिक नहीं थी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट हैं, जो ये सब कानूनी पेचीदगियाँ या कानूनी जानकारी जिनको है, उसके बावजूद यदि कोई कमी रहती है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता क्या है, उनके मन में क्या है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन जब तक हमारे पास लीगली जो पिटीशन है वो ठीक पिटीशन नहीं आती, तब तक हम उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकते। जो पिटीशन श्रीमती किरण चौधरी के खिलाफ 2 विधायकों आफ्ताब अहमद जी और श्री बीबी बत्रा जी के बाद दी गई थी, वो लीगली एग्जामिन करने के पश्चात ये पाया गया कि वो लीगली मेंटेनेबल नहीं है, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वहीं जेजेपी के भी 2 विधायकों पर कार्रवाई की मांग विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई है। इस मामले को लेकर विधानसभा की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, सुनिए। लीगली एग्जामिन करने के पश्चात उन दोनों माननीय विधायकों को 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए हमने उनको पत्र लिखा है। साथ में जो कंप्लेंट आई है उसकी कॉपी भी हमने उनको भेजी है कि वो ये बताएं कि ये इसके बारे में उनका क्या कहना है। अब 4 सप्ताह के अंदर उनका जवाब आएगा तो उसके पश्चात आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ साथ हमने जो जेजेपी विधायक दल के नेता हैं उनको भी पत्र लिखा है कि वो भी स्पष्टीकरण या जानकारी दें कि भी जो ये पिटीशन डाली गई है क्या वो उससे सहमत हैं या नहीं है, या उनकी जो पार्टी है उससे सहमत है या नहीं है। क्योंकि ये पिटीशन पार्टी की तरफ से नहीं, किसी एक प्राइवेट व्यक्ति की ओर से डाली गई है। अगर पार्टी की तरफ से डाली होती तो वो उनसे पूछ करके ही आती, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा डाली गई है। तो हमने उन जननायक जनता पार्टी के नेताओं से भी उसके बारे में ये स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ये जो पिटीशन डाली गई है
वो उनकी जानकारी है या नहीं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से साफ किया गया है कि दल बदल कानून के तहत ही कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई भी पार्टी और सदस्य किसी के खिलाफ शिकायत दे सकता है, लेकिन उसकी स्टडी के बाद ही विधानसभा की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस की ओर से लगाई गई 2 बार की शिकायत में कमी सामने आई, तो वहीं जेजेपी के 2 विधायकों की याचिका पर जेजेपी से भी जवाब मांगा गया है। रवि चंदेल, सूर्य समाचार। राज की बात यह कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जेजेपी से भी जवाब मांगा गया है और कांग्रेस की मांग में भी खामियां बताई गई है। अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे संख्या बल की। हरियाणा की राज्यसभा सीट खाली है जिस पर चुनाव होने हैं। इसे लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी की सरकार पर अल्पमत में होने का आरोप लगाता है, तो वहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने का दावा लगातार ठोकती है। राज्यसभा चुनाव को किसके पास कितने विधायकों का संख्या बल होना आवश्यक है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की राजनीति एक बार फिर से गरमाने जा रही है। कुछ समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसकी तैयारी तो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के लिए भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हरियाणा में विपक्ष लगातार सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने की बात कह रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कई विधायकों ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, जिसके बाद विधानसभा में विधायकों के आंकड़ों पर सवाल उठे। बहुमत और अल्पमत के सवालों पर सूर्य समाचार ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जवाब किया तो सामने आया कि विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 87 है। विधानसभा के पास हमारे पास ऑफिशियल जो जा रहे उसमें अब कुल संख्या 87 है, 87 है, जिसमें से 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 29 विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जो हैं वो जननायक जनता पार्टी से हैं, 5 इंडिपेंडेंट हैं और 1 HLP से है, 1 इंडियन नेशनल लोकदल से है। इस प्रकार से 87 संख्या है। 90 विधानसभा वाले हरियाणा की विधानसभा में मौजूद समय में 87 विधायक हैं। किस दल के पास कितने विधायक हैं, हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। विधानसभा की स्थिति: बीजेपी 41, कांग्रेस 29, जेजेपी 10, निर्दलीय 5, HLP 1, इनेलो 1, कुल विधायक 87। हरियाणा में बहुमत से सरकार चलाने के लिए किसी भी दल को 44 का संख्या बल चाहिए। मौजूदा स्थिति में तो बीजेपी के पास निर्दलीय समेत कई विधायकों के समर्थन से बहुमत का जादुई आंकड़ा है और इस आंकड़े के कारण आने वाले राज्यसभा चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि कई बार कांग्रेस की ओर से जेजेपी को अपने विधायकों की परेड कराने की बात कही गई, तो कई बार जेजेपी ने कांग्रेस को विधायकों की परेड कराने की बात कही, लेकिन कोई भी दल विधायकों की परेड नहीं करा पाया। ये जो राज्यसभा चुनाव है या बहुमत की बात है, आदरणीय राज्यपाल महोदय ने कांग्रेस पार्टी को पूरा समय दिया था, उनको सुनकर के उनसे कहा था कि अगर उनके पास बहुमत है तो वो सूची भेज दें कि कौन कौन से विधायक जो हैं उनको समर्थन कर रहे हैं, ताकि उनको उनसे पूछ करके फिर कोई कार्रवाई कर सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना ही जननायक जनता पार्टी ने अभी तक कोई सूची किसी ने भी नहीं दी कि उनके पास बहुमत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के पास 5-5 सांसद का संख्या बल है। दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक जीतने के बाद राज्यसभा की सीट को खाली कर दिया गया है। अब हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के लिए किसकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी, आने वाला समय ही बताएगा। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, ब्यूरो रिपोर्ट के लिए सूर्य समाचार। राज की बात यह कि राज्यसभा चुनाव के लिए ना तो कांग्रेस और ना ही जेजेपी ने अपने विधायकों की परेड करवाई, बस एक दूसरे को परेड कराने की नसीहत जरूर देते नजर आए। अब बात करेंगे रोहतक में हुई पुलिस पासिंग आउट परेड की। रोहतक की पीटीसी सुनारिया में पासिंग आउट परेड हुई। परेड की सलामी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए जवानों की भर्ती से हरियाणा पुलिस की शक्ति बढ़ी है। प्रदेश में अब भर्तियां बिना पर्ची खर्ची के हो रही है। भर्ती रोको गैंग अपने मंसूबों में नाकामयाब साबित हुई है।
हरियाणा के 1265 पुलिस के जवान ट्रेनिंग कर पास आउट हो गए। ये पास आउट कार्यक्रम सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम सैनी ने इस दौरान परेड की सलामी ली। ट्रेनिंग लेने वाले पुलिस के जवानों को शपथ दिलाई गई। नायब सैनी ने पास आउट जवानों और उनके परिवार वालों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस की शक्ति बढ़ी है। हरियाणा पुलिस को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन जवानों के कंधे पर है। मैं सबसे पहले तो हरियाणा के उन सब जवानों को जो आज दीक्षांत परेड में पास आउट हुए हैं और आज से वो हरियाणा पुलिस की एक नई शक्ति बन करके लोगों को जिसका लाभ मिलेगा, आज वो शामिल हो रहे हैं। मैं सभी 1265 जवानों को, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि प्रदेश में बिना खर्ची बिना पर्ची के पारदर्शी तरीके से भर्तियां की गई हैं। भर्ती रोको गैंग इन भारतीयों को रोकने के लिए हर प्रयास करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। हाँ देखिए, नहीं उसका जिक्र नहीं करते, वो लगातार इस भर्तियों को रोकने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। उनके पीछे ताकते हैं। कौन है वो ताकते हैं जो सभी को उसके बारे में मालूम है कि वो लोग कौन है कौन नहीं है। ये भर्ती रोको कौन, कोई भी भर्ती निकलती है सबसे पहले कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं। परंतु फिर भी मैं सरकार को इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं कि हर बच्चा, चाहे भर्ती गैंग कितना भी वो प्रयास कर ले, बिना पर्ची बिना खर्ची ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर आज गरीब का परिवार का बेटा भी आज हरियाणा सरकार में सर्विस लगता है। आज हरियाणा सरकार में पुलिस में भर्ती होता है। आज हरियाणा सरकार में एसडीएम लग जाता है। आज हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के तहसीलदार लग जाता है। ये सिस्टम, ये परिवर्तन अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसका लाभ भी आज आम लोगों को, गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मौके पर साइबर अपराध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। देखिए, उसके लिए लगातार हम, चाहे नारकोटिक हमारा खोलने का ऑफिस खोलने की बात हो, या अन्य जो सुविधाएं, पुलिस को आधुनिक सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं के लिए भी सरकार तत्परता से पुलिस को मजबूत करते हुए हमारी सरकार उनको सहयोग करती है। किसी प्रकार का भी अगर कोई भी मांग, कोई भी बात पुलिस की तरफ से आती है, हम तुरंत उपलब्ध कराते हैं ताकि लोगों को हर सुविधा सुरक्षा मिले, और उसको लेकर के हम लगातार। सीएम नायब सैनी ने इस मौके पर केंद्रीय बजट की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ये बजट विकसित भारत में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, हरियाणा के लिए, क्योंकि जो केंद्रीय बजट कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वो बजट गरीब को मजबूत करने वाला है, किसान को सशक्त करने वाला है और युवाओं को वो रोजगार देने वाला है। और हमारे जो देश के लोगों को, देश को विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। और इस बजट से जो अमृतकाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है, विजन है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, और उसको लेकर के इस बजट से देश विकास की और ऊंचाइयों को छुएगा। आपको बता दें, रोहतक में हुई इस पासिंग आउट परेड में पीटीसी सुनारिया और मधुबन के जवानों ने हिस्सा लिया। पासिंग आउट परेड के बाद अब सभी जवान पुलिस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। ड्यूटी पर तैनात होने से पहले जवानों को शपथ दिलाई गई। रोहतक से सूर्या समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। राज की बात में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।